नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, दिसंबर 2016 से लेकर अप्रैल 2017 तक की जो लास्ट की 5 मंथ की हैं वो सब हम करंट अफेयर देख रहे थे। 2 पार्ट हमने देख लिए थे और तीसरा पार्ट है ये। इसके करीबन 10-15 पार्ट होंगे टोटल। पहले मैंने बोला था 8, लेकिन उससे ज़्यादा होंगे। देखिए, ये जो आने वाले SBI PO का एग्ज़ाम है, SSC CGL का एग्ज़ाम है, स्टेट PCS का एग्ज़ाम है और इवन UPSC में भी इसके कई सारे क्वेश्चन अगर आ सकते हैं। तो ये मतलब ये जितने भी ये सब एग्जाम है, ये बैंक पी और इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा पार्ट। ठीक है, इसमें मैंने एकदम PPT बना के किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और आपको इसमें पूरा समझ में आएगा। हिंदी मीडियम के लिए खास कर है ये। हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, कितना 52 तक देख चुके थे, यहाँ तक देख चुके थे। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें कि विश्व पुस्तक मेला ये कहाँ पे हुआ था। देखिए, वही चीज़ें लिखी जो एग्जाम में आती हैं बस। तो विश्व पुस्तक मेला जो 2017 वाला वो हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, प्रगति मैदान में, 7 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। उसका विषय क्या था? उसका विषय था प्राचीन काल से वर्तमान काल तक। तो ये आप याद रखिएगा, विश्व पुस्तक मेला, इसका विषय क्या था? इसका प्राचीन काल से वर्तमान काल तक। ये देखिए, ये कर्सर भी जहाँ जा रहा है वहाँ पे आप देखते जाइए। और इसको आयोजित किसने किया था? नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि NBT ने किया था इसको आयोजित। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा ऐसा देश, ये पूछा जा सकता है कि किस देश ने अभी सिख अधिकारियों को दाढ़ी बढ़ाने और पगड़ी पहनने की अनुमति दी? ये मतलब अमेरिका के किस प्रांत ने? तो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने सिख अधिकारियों को दाढ़ी बढ़ाने और पगड़ी पहनने की अनुमति दी है। उसमें न्यूयॉर्क पुलिस में मतलब अल्पसंख्यक जो भी वहाँ पे लोग हैं US में, उनको पुलिस बल में शामिल होने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये दिया गया है। ये अपनी जो वर्दी नीति है उसमें ढील दी गई है। तो सिख अधिकारियों को दाढ़ी बढ़ाने और पगड़ी पहनने की अनुमति कहाँ पे मिली है? अभी न्यूयॉर्क में, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद ये पूछा सकता है कि किस देश की संसद ने हिंदू विवाह बिल पारित किया? तो वो किसने किया? पाकिस्तान की संसद ने हिंदू विवाह बिल पारित कर दिया है। और इसकी अभी स्वीकृति के बाद इस दस्तावेज को शादी परात के नाम से जाना जाएगा। और ये हिंदू विवाह अधिनियम बिल 2016 के अनुसार, देखिए जैसे मुसलमानों का निकाहनामा होता है उसी तरह हिंदू के शादी का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्रमाण मिल जाएगा, दस्तावेज मिल जाएगा उसका। इससे पहले हिंदुओं की शादी पंजीकृत नहीं हो पाती थी, रजिस्टर नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए अब पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं उनकी शादी भी अब पंजीकृत हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी। उसके बाद है भारत का पहला लेज़र प्रौद्योगिकी आधारित उन्नत चेक पोस्ट, ये कहाँ पे अभी किया गया इंस्टॉल? तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। लेजर आधारित उन्नत मतलब कि इसका हुआ ऑटोमेटिक व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो भारत का पहला ऑटोमेटिक व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम RTO चेक पोस्ट, ये कहाँ पे लगाया गया? गुजरात के अरावली जिले में स्थापित किया गया है। और इसको बनाने में लगभग 4.72 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो ये याद रखेंगे, भारत का पहला ऑटोमेटिक व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम ये कहाँ पे? गुजरात के अरावली में। उसके बाद देखिए सैफ महिला चैंपियनशिप हुई थी और इसमें लगातार देखिए ये 4 बार हुई है अभी तक। 2010 से अगर आप स्टार्ट करें, 2-2 साल में होती है और चारों बार इंडिया ने जीती है इसको। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये महिला चैंपियनशिप जो है ये, इसको बोलते हैं दक्षिण एशिया फुटबॉल संघ महिला के नाम से भी जाना जाता है, महिला कप। और इस बार भी इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है इसमें फाइनल में, कंचनजंगा स्टेडियम में। और इसका आयोजन कौन करता है? दक्षिण एशिया फुटबॉल संघ करता है। इसका 2 साल में एक बार की जाती है। तो ये आप याद रखेंगे, सैफ महिला चैंपियनशिप में आज तक भारत नहीं आ रहा, 4 बार हुई है, चारों बार भारत की महिलाओं ने इसमें विजय हासिल की है। ठीक है, उसके बाद भारत का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल ये कहाँ पे खोला गया? ये खोला गया केरल में और इसका नाम है सहज इंटरनेशनल स्कूल। तो ये आप याद रख सकते हैं, केरल के कोची में खोला गया है ये भारत का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल। और यह एक वैकल्पिक शिक्षा केंद्र भी है। यह स्कूल उन सभी ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर खोला गया है जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ दी थी। तो इनको 10वीं और 12वीं की परीक्षा में यहाँ पे ओपन स्कूल प्रणाली के तहत पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल कहाँ खोला गया है? केरल में कोची में, और उसका नाम है सहज इंटरनेशनल स्कूल। नेक्स्ट है इसमें कि ये पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ ने अभी भारत से मतलब किस देश से कुछ सब्जियों के आयात पर लगा 3 साल का प्रतिबंध हटा दिया। तो भारत की सब्जियों पर प्रतिबंध लगा था, भारत से आयात होने वाली सब्जी जैसे करेला, चिंचिड़ा और बैंगन सहित कुछ सब्जियों के आयात पर 3 साल से प्रतिबंध था, वो हटा दिया गया था। ठीक है, जनवरी की न्यूज़ है ये। तो ये आप याद रखेंगे।
ये यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर सबसे लंबी दूरी की बुलेट ट्रेन ये किस देश ने चलाई है? देखिए चीन में सबसे लंबी दूरी की बुलेट ट्रेन जिसका नाम है शांग्री लॉ ऑफ द वर्ल्ड, ये लॉन्च की गई है। सबसे लंबी दूरी मतलब बुलेट ट्रेन की सबसे लंबी दूरी ये अभी चीन ने की है इसके लिए। और यह ट्रेन दक्षिण चीन के प्रांत यूनान की राजधानी कुनमिंग से बीजिंग को जोड़ेगी और करीबन ये 2760 किलोमीटर की होगी और चीन के लगभग सभी राज्यों से गुजरेगी, ठीक है। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा दुनिया का पहला देश है, एकमात्र देश है जो बेरोजगारों को अपने यहाँ के निश्चित मासिक वेतन देगा, मतलब निश्चित फिक्स मंथली सैलरी देगा। कौन सा ऐसा देश बन गया है दुनिया में? तो वो है बन गया फिनलैंड। तो फिनलैंड दुनिया का ऐसा मात्र एकमात्र देश बन गया है जो बेरोजगार को निश्चित मासिक वेतन देगा। और फिनलैंड ने गरीबी कम करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे एक ये पहल की है इसकी। और इसमें 23 से 58 साल के जो लोग होंगे 2000 लोगों को चुना गया है और उनको करीबन 560 यूरो दिए जाएंगे पर मंथ। तो ये आप याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि दुनिया का कौन सा एकमात्र ऐसा देश बन गया है जो बेरोजगारों को निश्चित मासिक वेतन देगा, मतलब फिक्स मंथली सैलरी देगा। वो कौन बन गया? फिनलैंड। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा रिंग रोड कहाँ पे ये स्थापित है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रिंग रोड चीन में स्थित है और यह रोड किंगाई से तिब्बत को जोड़ता है। और ये रोड जो है ल्हासा से समुद्री सतह से मतलब सी सरफेस से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। उसकी लंबाई कितनी? 100 मीटर से अधिक है और ये 6 लेन का रोड है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रोड रिंग रोड जो है वो बनाया गया चीन में। उसके बाद है देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने अभी हाल ही में किन देशों से आने वाले जो जूट उत्पाद हैं उन पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया? तो भारत सरकार ने बांग्लादेश और नेपाल से जो आयात होने वाले जूट और जूट के उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है। और ये जो यहाँ पे डोमेस्टिक लोग हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए लगाया गया है, क्योंकि एंटी डंपिंग का मतलब ये होता है कि किसी अगर मान लीजिए देश से बहुत ही सस्ते में यहाँ पे कोई चीज़ ये अपने यहाँ भेज दी जाए, मतलब जैसे चाइना ये जनरली करता है कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी भी स्टेज पे है, तो वो लोग वहाँ से सस्ती सस्ती चीज़ें दूसरे देशों में बेच देते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि ये एंटी डंपिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक तरह से डंपिंग कर रहे हैं वो हमारे ऊपर, हमारे देश में डंपिंग कर रहे हैं। तो इसमें एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, क्योंकि अब देखिए जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, जो घरेलू लोग हैं, उनकी तो प्राइस एकदम से कम होगा नहीं, उनका जो प्राइस है वो तो वही रहेगा ना, उनकी कॉस्ट। तो उसमें अब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे मिल रही है 20 रुपए में, वो वहाँ से भेज देंगे 5 रुपए में, तो लोग 5 रुपए वाली ही खरीदेंगे। तो इसीलिए एंटी डंपिंग लगाई जाती है कि 5 रुपए में मान लीजिए भारत सरकार ने बोल दिया कि नहीं हम ड्यूटी लगाएंगे कुछ, कि एकदम सस्ता ना हो, तो एक तरह से लोगों को डिटर करने के लिए कि वो मत खरीदो, क्योंकि इतना सस्ता नहीं, क्योंकि इसमें ड्यूटी भी लग गई है। तो घरेलू उत्पादों को बचाने के लिए लगाती रहती है एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार। और बांग्लादेश और नेपाल से आयात होने वाले जूट पर लगाई है भी। फिर ये पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने अभी किस आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी किया गया है घोषित, मतलब ग्लोबल टेररिस्ट किया गया है? तो उसका नाम है हमजा बिन लादेन। तो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के बेटे और अलकायदा आतंकी संगठन के मुखिया इस समय जो है हमजा बिन लादेन को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है, ग्लोबल टेररिस्ट। और ये ओसामा बिन लादेन ने किया था। ये देखिए इसका मतलब यही होता है कि अगर ये कोई वैश्विक आतंकवादी कर दिया गया तो उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं कि ये लोग कहीं जा ना पाएँ, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन और बहुत सारी चीज़ें, कि इन लोग की जो ये लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं उस पर रोक लगाई जाए कुल मिला के। तो याद आपको रखना है कि हमजा बिन लादेन को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है अमेरिका ने, और ये ओसामा बिन लादेन का बेटा है। फिर विश्व ब्रेल दिवस ये कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? लुई ब्रेल थे, वो हम अंधे फ्रेंच शिक्षक थे और इसीलिए उन्होंने ब्रेल जो मेथड है, ब्रेल लिपि है, वो उसको फाउंड किया था 1821 में, ब्रेल कोड या ब्रेल लिपि का। और उन्हीं की याद में ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। नेक्स्ट एनडीएमसी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? एनडीएमसी मतलब कि न्यू दिल्ली स्वच्छ नगर निगम, मतलब न्यू दिल्ली ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? दीपा मलिक को और अरुणिमा सिन्हा को चुना गया है। नेक्स्ट है इसमें दोहा विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप, ये किसने जीता है? ये रूस के सरगेई कारचकिन ने जीता है।
और इसमें इन्होंने नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था। तो ये याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी जो ये बैंक वाले एग्जाम है और इन सब चीज़ों में पूछ लिया जाता है, बैंक पीओ क्लर्क इन सब में। उसके बाद है, देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि चितवन हाथी महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया या कहाँ पे मनाया जाता है। तो चितवन हाथी महोत्सव ये नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल के काठमांडू में चितवन नेशनल पार्क में आयोजित किया गया इस बार। और इसमें हाथी का चलना, हाथी का पोलो खेलना, ये सब हाथी के मतलब कई सारे करतब दिखाए जाते हैं। हाथी सौंदर्य प्रतियोगिता और ये सब चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। तो इसीलिए करते हैं ये कि यहाँ पे टूरिज्म बढ़े और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है चितवन हाथी महोत्सव नेपाल में। फिर ये है कि द्वीप पर्यटन महोत्सव ये कहाँ पे किया गया, ये कराया गया अंडमान निकोबार आइलैंड, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके पोर्ट ब्लेयर में शुरू किया गया ये। और इसमें पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्रों के अलावा गीत और नाटक और भी कई सारे लोगों ने अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो ये आप याद रख सकते हैं कि जो द्वीप पर्यटन महोत्सव ये कहाँ पे किया गया, ये इंपॉर्टेंट है बस कि कहाँ पे किया गया। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में किया गया। फिर ये अब्दुल हलीम जाफर खान का निधन हो गया है अभी। और ये क्या थे, अब यही पूछा जाता है कि अभी जो जाने माने ये अब्दुल हलीम जाफर खान का निधन हो गया, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे। तो ये थे जाने माने सितार संगीतकार। और ये जो सितार ट्रायो है, ये जो सितार त्रयी है, उसके आखिरी जीवित कलाकार थे, जिसमें उस्ताद विलायत खान, पंडित रविशंकर और इनको माना जाता था अब्दुल हलीम जाफर खान को। और भी कई सारे पुरस्कार मिले इनको। फिर उस्ताद बड़े फतेह अली खान का भी निधन हो गया है। और ये पाकिस्तानी शास्त्रीय गायक थे। वैसे तो पाकिस्तान गए, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं ये भी, तो पटियाला घराने से थे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि चौथा जो यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार, ये किसको मिला गया है, किसको मिला है इस बार, शाहरुख खान को मिला है इस बार। और रेखा देंगी जो पिछली बार जीती थी। और ये 4 सदस्यों की जूरी थी इसमें, यश चोपड़ा की पत्नी पामिला चोपड़ा, डॉक्टर टी सुब्बारामी, पद्मिनी कोल्हापुरी और बोनी कपूर। तो इसमें शाहरुख खान को मिला चौथा यश चोपड़ा ये पुरस्कार। और इससे पहले मिल चुका है लता मंगेशकर को, अमिताभ बच्चन को और रेखा को थर्ड वाला मिला था। तो रेखा ही देंगी इनको, जो भी जिसको लास्ट में मिलता है वही देता है नए वाले को। फिर ये देखिए खुल्लम खुल्ला एक ऑटोबायोग्राफी आई थी। ये पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, ये ऋषि कपूर से रिलेटेड है। उनकी एक फिल्म आई थी खेल खेल में, और उसमें एक गाना था वो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, उसी पर आधारित है खुल्लम खुल्ला। और इसका पूरा नाम है क्या नाम है इसका, खुल्लम खुल्ला नहीं, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड खुल्लम खुल्ला। और देखिए ये ऑटोबायोग्राफी है, इसमें ऑथर ऋषि कपूर भी हैं और मीना अय्यर भी हैं, दोनों लोग ऑथर हैं। तो जिसका भी नाम हो वो आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर से रिलेटेड है, ऑटोबायोग्राफी है उनकी, उन्होंने भी लिखी है और मीना अय्यर ने भी। फिर है द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये किसने लिखी, इसके राइटर का नाम है एस एम खान, जो राष्ट्रपति कलाम के प्रेस सचिव भी रह चुके हैं। और ये उनकी जीवनी पर आधारित है। और इसका विमोचन किसने किया था, ये उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने। फिर ये है कि सर्वश्रेष्ठ प्ले मेकर का पुरस्कार किसको मिला था। देखिए इस प्ले मेकर पुरस्कार का संबंध पहली बात तो ये फुटबॉल से है। और ये 5 अलग अलग महाद्वीपों के 56 देशों के मतों के आधार पर दिया जाता है। इस बार मिला लियोनल मेसी को, ठीक है। तो ये प्ले मेकर वाला जो पुरस्कार है लियोनल मेसी को। फिर अमेरिका के गृह मंत्री के रूप में रेयान जिंग को नियुक्त किया गया है। और ये बस नाम इनका याद रखिए, बाकी तो नहीं इतना। हैती में राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है, जोवनेल मोइसे ने, इनका भी नाम याद रखिए। और पार्टी इनकी कौन सी थी, ये हैतियन टेक केल पार्टी, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पार्ट। और बाकी नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। देखिए एसएससी सीजीएल बैंक पीओ एसबीआई पीओ इन सब एग्जामों के लिए, स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी मैं कॉम्प्रिहेंसिव दे रहा हूँ इसीलिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो मुझे लगता है कि ये लास्ट के जो 5 मंथ हैं उसमें ये, जैसे मतलब देखिए करंट अफेयर्स आता तो वैसे स्टेट पीसीएस में 1 साल का, ये 1 डेढ़ साल का, लेकिन जो लास्ट के 6-7 मंथ का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वीडियो मिस मत करिएगा, तीसरा वीडियो था। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग।